नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास और थोड़ी रहस्यमय किताब पर बात करने जा रहे हैं, ओशो की द बुक ऑफ सीक्रेट्स। हाँ, द बुक ऑफ सीक्रेट्स। इसका नाम ही काफी कुछ कहता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये किताब असल में एक बहुत बहुत पुराने ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित है। हजारों साल पुराना। हाँ, ये सही है। और ये विज्ञान भैरव तंत्र जो है वो अपने आप में गजब की चीज है। माना जाता है कि ये शिव और पार्वती के बीच की बातचीत है। अच्छा। हाँ, जिसमें शिव पार्वती को ध्यान की मतलब चेतना को जानने की अनगिनत विधियां बताते हैं। तो ओशो की ये किताब एक तरह से उसी प्राचीन ज्ञान का ताला आज के लोगों के लिए खोलती है। हमारे स्रोत तो यही इशारा करते हैं। दिलचस्प। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस जानकारी के आधार पर हम जरा गहराई में उतरें, समझे कि इस किताब में ऐसा क्या खास है, इसका एसेंस क्या है। क्योंकि सुनने में तो यही आता है कि ये ओशो के सबसे गहरे, सबसे महत्वपूर्ण कामों में से एक है। बिल्कुल है। तो चलिए देखते हैं। पहली बात जो एकदम से ध्यान खींचती है, और ये नंबर ही अपने आप में सोचने पर मजबूर करता है ध्यान, कि 112 तकनीकें। 112। हाँ, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जानकारी यही कहती है कि ये किताब कोई फिलॉसफी की किताब नहीं है जिसे आप बस पढ़ लें। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक मैनुअल की तरह। हाँ बिल्कुल, जैसे आप कोई मशीन चलाना सीखते हैं उसके मैनुअल से। बिल्कुल वैसे ही ये चेतना की गहराइयों में उतरने के अलग अलग तरीके सिखाने का दावा करती है। और स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि हैं तो ये प्राचीन सूत्र, लेकिन ओशो ने उन्हें आज की भाषा में, आज की समझ के हिसाब से ढाला है। और ये जो 112 तकनीकें हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब इतनी सारी क्यों? क्या इसका मतलब ये है कि ध्यान का कोई एक सही तरीका होता ही नहीं? हाँ, काफी हद तक ये बात सामने आती है। जानकारी के अनुसार इन 112 विधियों की जो विविधता है, जो वैरायटी है, हाँ। वही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। बट सब कुछ अलग है। तो फिर ध्यान का रास्ता सबके लिए एक जैसा कैसे हो सकता है ना? ये तो बहुत लॉजिकल बात लगती है। मतलब जैसा कि स्रोत कह रहे हैं कि कोई अगर बहुत प्रेम महसूस कर रहा हो, या कोई गुस्से से भरा हो, या कोई दुखी हो, या फिर कोई ऐसा जिसकी जिंदगी बस भागम भाग है, बहुत व्यस्त। हाँ। हर किसी के लिए, हर मूड, हर सिचुएशन के लिए कोई ना कोई राह इसमें मिल सकती है। बिल्कुल। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। जैसे इसमें शायद सांस पर फोकस करने के तरीके होंगे, या अपनी भावनाओं को बस देखना बिना जज किए, साक्षी भाव से। या फिर रोज के काम करते हुए भी, जैसे चलते हुए या खाते हुए भी, कैसे होश रखा जाए, इस पर भी तकनीकें हो सकती हैं। यही जो रेंज है, यही इसे खास बनाती है। ये ध्यान को कोई ऐसी चीज नहीं मानती जो आप सिर्फ आंख बंद करके किसी कोने में बैठकर करेंगे। ये उसे जीवन में उतारने की बात करती है। और यहीं पर वो तंत्र शब्द आता है ना? हाँ, क्योंकि किताब का आधार विज्ञान भैरव तंत्र है, और तंत्र को लेकर तो अक्सर बहुत सारी गलतफहमियां भी होती हैं। हाँ, होती हैं। क्या स्रोत बताते हैं कि यहाँ तंत्र का मतलब क्या है? हाँ, ये जरूरी सवाल है और जानकारी इस पर रोशनी डालती है। यहाँ तंत्र का मतलब बेसिकली विधि या तकनीक से है, वो तरीका जिससे चेतना का विस्तार हो सके। ओके। इसका उन चीजों से लेना देना नहीं है जो कई बार तंत्र के साथ जोड़ दी जाती हैं, जैसे कोई जटिल पूजा पाठ या कर्मकांड, या जो विवादास्पद चीजें सुनी जाती हैं। यहां जोर तरीके पर है, मेथड पर, चेतना को जगाने के उपाय। स्रोत तो इसे एक तरह के विज्ञान की तरह देखते हैं, जिसमें आपको प्रयोग करना है और खुद जानना है कि सच क्या है। तो ये एक तरह से साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस हुई, या टेक्नोलॉजी ऑफ कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और स्रोत ये भी बताते हैं कि ओशो का कमाल यही है कि उन्होंने जो सूत्र हैं, जो असल में काफी गूढ़ हो सकते हैं, काफी कॉम्प्लेक्स लग सकते हैं। लैंग्वेज बिल्कुल मॉडर्न है, ताकि आज का इंसान जो शायद संस्कृत या पुरानी भाषा से कनेक्ट ना कर पाए, वो भी इसे समझ सके, इस्तेमाल कर सके। और ये किताब फिर है किसके लिए? क्या ये सिर्फ वो लोग हैं जो स्पिरिचुअल पाथ पर बहुत आगे हैं, या जैसे आपने कहा, आम इंसान के लिए भी? जानकारी तो यही कहती है और जोर देकर कहती है कि ये किताब सिर्फ साधु संतों या खास आध्यात्मिक लोगों के लिए ही नहीं है, बल्कि शायद ये उन आम लोगों के लिए ज्यादा रेलेवेंट है जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन, उलझन, भागादौड़ी, इन सब से जूझ रहे हैं। अच्छा। हाँ, और कहीं ना कहीं एक शांति, एक सुकून की तलाश में है। स्रोत इसे मॉडर्न लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके एक संभावित समाधान की तरह भी देखते हैं।
तो मतलब ये धारणा गलत है कि ध्यान के लिए आपको सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं हिमालय पर जाना पड़ेगा? बिल्कुल। स्रोत इसी बात को तोड़ते हैं। संदेश यही है कि ध्यान जीवन से भागना नहीं है, पलायन नहीं है, बल्कि जीवन को और बेहतर तरीके से जीने की कला है। आप अपनी नौकरी, अपने परिवार, अपने रिश्तों के साथ रहते हुए भी इसे साध सकते हैं। बल्कि जानकारी तो ये भी कहती है कि ये तकनीकें शायद जीवन की चुनौतियों के बीच ही ज्यादा काम आती हैं। कैसे? क्योंकि वहीं तो हमें अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपनी आदतों, अपनी प्रतिक्रियाओं को साफ साफ देखने का मौका मिलता है ना। असली प्रयोगशाला तो जीवन ही है। सही बात है। यहाँ एक और चीज पे बहुत जोर दिया गया है जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है समझना, वो है अनुभव का महत्व, कि सिर्फ पढ़ लेना या जान लेना काफी नहीं है। हाँ, ये पॉइंट बार बार आता है। स्रोत बिल्कुल साफ करते हैं कि ये किताब ज्ञान इकट्ठा करने, मतलब इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए नहीं है। असली चीज, जो सेंट्रल आइडिया है, वो है इन तकनीकों को आजमाना, ट्राई करना, उनके साथ प्रयोग करना। क्योंकि जो असली बदलाव है, जो असली समझ है, वो अनुभव से ही आएगी, सिर्फ बुद्धि से जानने से नहीं। ये एक तरह से लर्निंग बाय डूइंग वाला अप्रोच है। जब तक आप ज्ञान को प्रैक्टिस में नहीं लाते, वो सिर्फ जानकारी है, आपका अपना अनुभव नहीं बनता। तो फिर अगर हम इस सारी बात को समेटने की कोशिश करें तो ये किताब मुख्य रूप से किन लोगों को अपील कर सकती है या किन के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? स्रोत कुछ कैटेगरीज बताते हैं। एक तो वो लोग जो अपनी जिंदगी में शांति ढूंढ रहे हैं, ठहराव, एक तरह का बैलेंस। हाँ, जो आजकल बहुत लोग ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, आज की जो तेज रफ्तार जिंदगी है, उसमें ये जरूरत बहुत बढ़ गई है। दूसरे वो लोग जो ध्यान में इंटरेस्टेड तो हैं, करना चाहते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि शुरू कहां से करें या कौन सा तरीका उनके लिए ठीक रहेगा। तो ये किताब उन्हें बहुत सारे ऑप्शंस देती है, 112 ऑप्शंस। और तीसरी तरह के लोग? तीसरी कैटेगरी उन लोगों की है जो जीवन में बस सतह पर नहीं जीना चाहते, वो थोड़ी और गहराई चाहते हैं, वो आत्मज्ञान की तलाश में हैं, वो ये समझना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। ये जो बड़े बुनियादी सवाल हैं, स्रोत कहते हैं कि ये किताब ऐसे गहरे सवालों से जूझने वालों के लिए भी एक गाइड का काम कर सकती है। तो ये तो मतलब शांति की तलाश से लेकर सेल्फ रियलाइजेशन तक का पूरा स्पेक्ट्रम कवर करती है, ऐसा लग रहा है। हाँ, कह सकते हैं। और अगर हम इसे और बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो स्रोत का जो निचोड़ है वो यही है कि द बुक ऑफ सीक्रेट सिर्फ एक किताब नहीं है। ये ध्यान और सेल्फ एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत ही हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल गाइड है। थ्योरी कम, प्रैक्टिस ज्यादा। और स्रोत इसे पढ़ने के तरीके के बारे में भी कुछ हिंट देते हैं, कोई सलाह? हाँ, एक सलाह जो दी गई है वो ये है कि इसे तेजी में न पढ़ें, जैसे कोई नॉवल पढ़ते हैं वैसे नहीं। अच्छा। बल्कि धीरे धीरे, आराम से एक एक तकनीक को समझें, फिर उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें। शायद एक बार में एक ही तकनीक पर कुछ दिन, कुछ हफ्ते लगाएं, देखें कि वो आपके साथ कैसे काम करती है, क्या महसूस होता है। ये कोई रेस नहीं है। ये तो एक तरह से लाइफ लॉन्ग एक्सपेरिमेंट जैसा बन सकता है। शायद इरादा यही है। और अंत में स्रोत एक बहुत ही पावरफुल मैसेज पर आकर रुकते हैं। वो ये कि जो सच्चा धर्म है या सच्ची स्पिरिचुअलिटी है, वो किसी बाहरी जगह पर नहीं है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न चर्च में, न किसी गुरु में। वो खजाना तो हर इंसान के अपने अंदर ही है, भीतर। ये सारी 112 तकनीकें वो बस उस अंदर के दरवाजे को खोलने की अलग अलग चाबियां हैं। ये बहुत गहरा विचार है कि जवाब बाहर नहीं, अंदर ही मिलेगा। तो ठीक है, अगर हम आज की पूरी बातचीत का सार निकालें तो हमने स्रोतों के आधार पर यह समझा कि ओशो की द बुक ऑफ सीक्रेट्स असल में प्राचीन विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित ध्यान की 112 अलग अलग तकनीकों का एक संग्रह है। हाँ, और खास बात यह कि इन तकनीकों को आज की सरल प्रैक्टिकल भाषा में समझाया गया है ताकि आम इंसान भी इन्हें समझ सके, अपना सके। और ये आज की जिंदगी की जो चुनौतियां हैं, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, मीनिंगलेसनेस की फीलिंग, उनके लिए भी प्रासंगिक बताई गई हैं। और सबसे जरूरी बात, जैसा हमने बार बार कहा, कि ये सिर्फ पढ़ने या जानने के लिए नहीं है, जोर अभ्यास पर है, अनुभव करने पर है। ये एक प्रैक्टिकल गाइड है जिसका लक्ष्य है आत्मखोज, अपने भीतर के सच को पाना। बिल्कुल। और ये 112 विधियां सोचकर ही लगता है कि कितना बड़ा खजाना है ये। जानकारी इन्हें